तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर फोर्थ तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या फिर न्यूट्रॉनों के द्वारा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी स्पर्श बिंदु क्या है इसमें? भाई P है। कोई भी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है वह स्पर्श रेखा होती है, और वह जिस बिंदु पर टच कर रही है वृत्त के, तो वह होता है स्पर्श बिंदु। इस पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो आपको उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? बस आपको एक रूल बता रहा हूँ। तो रूल ये है कि अगर ये लंब समद्विभाजक हमने सिद्ध कर दिया कि यह इस रेखा पर लंब समद्विभाजक है, यानी लंब है और समद्विभाजक का कार्य भी कर रहा है कि दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि हम बिल्कुल अंदर एक जीवा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? जीवा खींचेंगे। तो जीवा हमने बिल्कुल इसके समांतर खींचनी है। कि हमने क्या करा कि इसके समांतर यानी ए बी के समांतर कोई रेखा खींची या जीवा खींची वृत्त के अंदर। ठीक है, कोई जीवा खींची हमने। कौन सी? ये खींची है हमने सी और डी। ठीक है, क्या खींची है? सी और डी। हमने क्या करा? सी को, भाई ओ को सी से मिलाया। ठीक है, ओ को सी से मिलाया और जो ओ है उसे ही डी से मिला दिया। ठीक है, तो ये हमने रचना की है। रचना करेंगे और हमें समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक बताना है इसे। किसी भी तरह हम इसे लंब समद्विभाजक अगर हमने सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जो लंब समद्विभाजक होता है ना वो हमेशा केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो वो लिखना है कि दिया है चित्र हमने बना लिया। अब चित्र से ही हमें क्या ज्ञात करना है? जो हमें दिया है पहले तो वो लिखना है। ठीक है, कि OP जो है वो रेखा है AB के ऊपर लंब, यानी OP जो है वो AB के ऊपर लंब है। यही हमें लिखना है कि OP रेखा AB के ऊपर क्या है? लंब है। ठीक है, लंब है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है यार, रेखा नहीं कह सकते इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा कर लेना, या फिर रेखा भी है, वैसे बात तो सही है। ठीक है, रेखा ही है, बट स्पर्श रेखा में हमें सिद्ध करना है ना कि स्पर्श रेखा है, तो इसे स्पर्श रेखा कर लेना। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि खींचा गया जो लंब है, ठीक है, वो वृत्त के केंद्र से होकर, यानी लंब क्या है हमारा? OP है, तो OP वृत्त के किससे जा रहा है? केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब जो हमें दिया गया है या फिर हमने जो रचना की है पहले वो लिख लो। ठीक है, इसे हम हेडिंग टाइप बना रहे हैं एक, और ये हमारी है रचना। रचना हमने क्या की है भाई? रचना जो हमने की है कि AB के समांतर हमने एक रेखा खींची है CD। ठीक है, CD एक रेखा खींची है, और उसके अलावा हमने किया है कि O को C तथा D से मिलाया, तथा O को C तथा D से मिलाया। ठीक है, ये हमने कर दी रचना। अब हम करेंगे उत्पत्ति। क्या करेंगे? उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति हमारी क्या होगी कि भाई हमें पता है कि ये समांतर है इसके, तो इस पर जो बिल्कुल ये जो रेखा खींच रही है, ये जब इसके समांतर है तो ये क्या कर रही है? ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है भाई? ये इस पर लंब है, तो लंब हमने पता है, बट ये समद्विभाजक का कार्य कर रही है। अगर समद्विभाजक का कार्य हमने सिद्ध कर दिया तो यह केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये इस पर लंब है, तो ये हमें क्या करना है भाई? ये संगत कोण है। कौन कौन से? कोण O, इसे कर लो M। ठीक है, OMD,
ठीक है। कोण ओ एम डी बराबर है कोण ओ पी बी के, ठीक है। ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। क्या है, संगत कोण है, क्योंकि देखो संगत कोण है ये कोण और ये पूरा कोण, ठीक है। ये संगत कोण है और दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों है 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है। पता है ना कि ये क्या है, प्रश्न में दे रखा है कि ये लंब है, तो ये लंब है तो यानी सिंपल सी बात है, लंब है तो सीधा जा रहा है और इसके समांतर रेखा खींच रखी है। भाई लंब है, इसके समांतर एक रेखा खींच रखी है, तो ये कोण बराबर होगा ना इस कोण के, ठीक है। तो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो ये हमने कर लिया और दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये लंब है, ठीक है। कोण एम पी बी बराबर है 90 डिग्री के और साथ में ओ एम डी भी, ठीक है। कोण ओ एम डी ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब क्या करेंगे हम, इस त्रिभुज में इसे दोनों त्रिभुजों में देख लेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो यानी ये जो बिंदु है ना, ये जो लंब है जो इन्हें दो भागों में बराबर बांट रहा है। कैसे कि त्रिभुज ओ सी एम कर लो या ओ एम सी कर लो, ओ एम सी तथा त्रिभुज किसमें, ओ एम डी में, इसमें करेंगे हम, देखेंगे ध्यान से। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिखा भाई, ओ सी जो है, ओ सी बराबर है ओ डी के, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या चाहे किधर से भी हो बराबर होती है। तो ओ सी बराबर है ओ डी के, रीजन दे दो कि ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। और ओ एम बराबर है ओ एम के, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज में भी हो रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी गिना जा रहा है, तो ये तो उभयनिष्ठ है, ये वाली रेखा ओ एम, ठीक है। क्योंकि इस वाले त्रिभुज में भी देखा जा रहा है, इस वाले त्रिभुज में देखा जा रहा है, हम सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। अगर सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो ये बराबर है इसके, ठीक है। तो यानी बराबर हो जाएगी भुजाएं। तो ओ एम बराबर है ओ एम के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और जो ओ एम सी है वो बराबर है ओ एम डी के। भाई ओ एम सी ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण, क्योंकि ये हमने क्या करा, ये अभी तो बताया हमने 90 डिग्री का है। अगर ये एक सरल रेखा है तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का। अगर ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा भाई, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 90 180 होते हैं, ये पूरा 180 का हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ओ एम सी बराबर है कोण ओ एम डी के, क्योंकि ये दोनों कोण किसके हैं, 90 डिग्री के कोण हैं, 90 डिग्री, या फिर बराबर करके लिख लो कि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। बस ये हमारा, भाई इसे हम क्या कर लो, एक तो हमारा ये, चलो इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीनों चीज़ देखो, दो तो भुजाएं हमने बराबर करी, एक कोण बराबर करा, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सर्वांग सम नियम लागू होगा, सर्वांग समता का नियम। तो सर्वांग समता का नियम हमारा लागू होगा, साइड एंगल साइड कर लो, या साइड साइड एंगल कर लो, या एंगल साइड एंगल मतलब एंगल साइड एंगल तो नहीं, क्योंकि एक एंगल है बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ओ एम सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ओ एम डी के, और एक किस नियम से, एस सर्वांग समता नियम से। अब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो सर्वांग सम का मतलब क्या हो गया, सभी अंग समान, सर्वांग सम यानी सभी अंग समान। तो ये भुजा तो हमने समान करी है इस भुजा के, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये उभयनिष्ठ है, तो ये जब दो भुजाएं समान हो गई और एक कोण भी समान हो गया, तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली समान हो जाएगी। ये CP/CT से हो जाएगा, कैसे कि भाई CM बराबर है MD के, यानी ये भुजा भी समान है किसके, इस भुजा के, ठीक है। ये भुजा समान है इस भुजा के, और ये हो जाएगा CP/CT से, ठीक है। CP/CT क्या होती है कि जब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया कोई, अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो उसकी सभी संगत भुजाएं भी समान होंगी, तो ये CP/CT हो गया, ठीक है। और हमें प्रश्न में दे ही रखा था कि भाई जो हमने सिद्ध किया है, ये मतलब ये 90 डिग्री हमने बनाया है ना, तो यानी ये हमें क्या करना है, OMC बराबर है कोण OMD के, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो इस दूसरे समीकरण और पहले समीकरण में हमने क्या देखा कि OMC बराबर है OMD के, OMC बराबर है OMD के, क्योंकि ये लंब है, तो ये तो हमें प्रश्न भाई पता ही था कि ये लंब है, ठीक है। और CM बराबर है MD के, CM बराबर है MD के, तो ये हमने देख लिया कि यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी बराबर माप के हैं, तो यानी बीच का बिंदु ये मध्य बिंदु होगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये लंब समद्विभाजक है, क्योंकि लंब जो है वो समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांट रही है। अगर दो समान भागों में बांट रही है तो हम कह सकते हैं कि जो लंब समद्विभाजक है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है,
ठीक है, तो बस इसे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ओ एम जो है वो सी डी तथा ए बी, भाई जब सी डी है, क्योंकि देखो इसके समांतर है ना भाई, इसके समांतर है तो इससे हमें पता चला कि ये लंबसमद्विभाजक है। भाई सी डी का लंबसमद्विभाजक है तो ये क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, और हमें पता है कि यही भुजा पी पर लंब भी है। ठीक है, कि सी डी पर लंब समद्विभाजक कर लो, सी डी पर लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, और हम जानते हैं कि भाई तथा लंब समद्विभाजक जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। बस यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? तो अब करते हैं हम कौन सा, छठा प्रश्न। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो इसमें भी, और उसके हिसाब से एक चित्र बनाना है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये बिंदु ए है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, आपको पता है ना स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त पर स्पर्श करके हुए निकलती है बाहर से। ठीक है, तो बस यानी टच करते हुए निकलती है। तो ये हो गया ओ, ये हो गया ए, इसे कर लो बी, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया बी हमारा। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी त्रिज्या क्या होती है, यही केंद्र से जो इस वृत्त पर टच हो रही है सीधी स्पर्श ये रेखा, तो ये त्रिज्या कहलाती है। कि वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु, वृत्त पर बने किसी बिंदु पर एक रेखा खींची जाए तो वह त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यह त्रिज्या है, यानी ओ बी हमें ज्ञात करनी है। बस जो हमें दे रखा है वो हम क्या करेंगे, उसे लिखें कि माना, सबसे पहले तो स्टार्टिंग वैसे करें कि माना, हमने देखो चित्र तो दिया नहीं गया था ना, तो हमने क्या करा, हमने चित्र बनाया तो उसमें अपने हिसाब से हम मान रहे हैं कि माना वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। अगर वृत्त का केंद्र ओ है और बाहर वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो क्या है भाई, वो है ए बी। तो लिख लेंगे हम चाहे कि स्पर्श रेखा ए बी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तथा ओ ए हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। चित्र बना के जरूर करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ये होता है लंब, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या से स्पर्श रेखा टच हो रही है वो क्या करती है, स्पर्श रेखा वो त्रिज्या पर लंब बनाती है। वृत्त की त्रिज्या पर बनी स्पर्श रेखा वृत्त पर लंब बनाती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। तो हम क्या करेंगे कि ज्ञात है कि जो ए बी है, ए बी नहीं, हाँ चलो ए बी कर लो, ए बी क्या है, लंब है किस पर, ओ बी पर। ठीक है, ओ बी पर लंब है, अतः क्या हो जाएगा कि ओ बी ए या कोण ओ बी ए बराबर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो यानी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज अतः समकोण त्रिभुज कौन से में, ओ बी ए में। इस त्रिभुज में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या फिर लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। बस में हमें मान रखना है, कर्ण हमारी क्या है भाई, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ओ ए का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा जो समकोण त्रिभुज में होता है, सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण कहलाती है। आधार आप अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये आधार हो गया, अगर आप इधर से देख रहे हो, इधर से खड़े होकर देख रहे हो तो ये आधार हो गया। तो आप आधार कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस लंब, यानी आपका ए बी का स्क्वायर। अब बस इसमें मान रख लो, कैसे कि ओ ए हमें दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी हमें दे रखा है कितनी भाई, ओ बी तो हमें दे ही नहीं रखी है तो इसे जी होगा तो लिख लो, और प्लस ए बी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर। अब 5 पंजे 25,
बराबर ओ बी का स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16। अब ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता तो इसे हम इधर ले जाएंगे, तो 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर। और ओ बी हमें ज्ञात हो जाएगी कि ओ बी बराबर जब घटाएंगे तो आएगा 25, 16 16 और 9 25 होता है, तो 9 आएगा इसका आंसर। ठीक है, मगर यहाँ अभी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो ओ बी अब छोड़ सकते हैं अकेला, ओ बी बराबर अंडरूट 9 हो जाएगा। अब अंडरूट भाई 9 का वर्गमूल क्या होगा भाई, ओ बी यानी 3, तो 3 3 9 होता है, तो 3 हो गया इसका वर्गमूल, तो ये सेंटीमीटर में निकला हमारा। तो अतः वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा, या फिर न्यूट्रॉनों के द्वारा? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, आपका ही फायदा है, आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।